नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे और यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा में एक 27 साल के इंजीनियर की मौत ने पूरे नोएडा प्रशासन से लेकर सरकार तक को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हादसे के दौरान की कहानी और हादसे वाली जगह की तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि उस युवक की मौत हादसे की वजह से नहीं बल्कि जिम्मेदारों की घनघोर लापरवाही की वजह से हुई है। हमने कल भी अपने इसी शो में जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करते नियम और सोते सिस्टम का विश्लेषण किया था। हमारे लिए आज भी ये एक सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये न सिर्फ एक युवक की मौत का मामला है बल्कि पूरे सिस्टम के खोखलेपन की कहानी बयां करता है। सवाल यह कि स्थानीय पुलिस ने एनडीआरएफ को हादसे की जानकारी देरी से क्यों दी। सवाल यह भी कि क्या भगवान भरोसे आम आदमी की सुरक्षा छोड़ दी गई है, क्योंकि तभी तो अथॉरिटी समय पर समीक्षा नहीं करता है। और एक युवा इंजीनियर की मौत के गुनाह में कितने किरदार शामिल हैं। दूसरी स्टोरी बीजेपी के भारी भरकम अर्थतंत्र से जुड़ी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी है। उसके मुताबिक सवाल यह कि क्या इलेक्शन में पैसा ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। बीते एक साल के दौरान हुए चुनाव में बीजेपी ने खर्च किया कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा रुपया। क्या इससे दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? और बीजेपी का वो ट्रिपल एम हथियार क्या है जिसके दम पर पिछले 10 सालों से बीजेपी लगातार चुनाव जीतते आ रही है। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। नोएडा के इंजीनियर युवराज की कार चौथे दिन पानी भरे गड्ढे से निकाली गई। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात आधी रात नोएडा सेक्टर 150 में युवराज कार सहित मॉल के बेसमेंट में गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शव को निकालने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन प्रशासन को उनकी कार तलाशने में 4 दिन लग गए। आज सुबह तड़के एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और सुबह से लेकर देर शाम तक कार को निकालने में जुटी रही। पूरे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कार क्रेन से खींच कर निकाली गई। इसी बीच कई बार क्रेन की रस्सी भी टूटी। अब कार को रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां अब उसकी फोरेंसिक जांच होगी। बताइए, यह तो हाल है कि युवराज की कार को निकालने में 4 दिन लग गए। इससे आप सिस्टम की सुस्ती को समझ सकते हैं। लेकिन युवराज की मौत महज एक हादसा नहीं है, यह सरकार और सिस्टम के हाथों हुआ मर्डर है। सरकारी तंत्रों ने लापरवाही इस कदर बरती मानो बस वो इस हादसे के होने का बस इंतजार कर रहे थे। क्यों? जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप भी कहेंगे युवराज को नोएडा प्रशासन ने मार डाला। प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी।
कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार। पूरी प्रशासन की जो है की संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये मेरठ जोन एडीजी भानु भास्कर हैं। कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की संवेदनाएं युवराज के परिवार के साथ हैं। लेकिन ये कैसी संवेदनाएं हैं और कैसी पुलिस मदद है एडीजी साहब? जिस वक्त युवराज डूब रहा था तो आपका पुलिस महकमा खड़े होकर देखता रहा, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई युवराज को डूबने से नहीं बचा पाया। कोई कहता पानी ठंडा है, कोई बोला पानी में सरिया है। नासिर वो अपने पिता को फोन करता है, उसके बाद उसके पिता लगातार जो है तमाम एजेंसी उनको फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई महज तमाशबीन बना रहता है। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात 12:06 पर नोएडा पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन मौके पर 2 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस और दमकल विभाग युवराज को नहीं बचा सके और एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी जानकारी देरी से दी गई, जिसके चलते बचाव दल करीब 3 घंटे बाद सुबह 4 बजे मौके पर पहुंचा। तब तक युवराज अपनी कार के समेत दलदल में डूब चुका था। 2.5 से 3 घंटे तक क्या पुलिस, क्या दमकल विभाग, सभी खड़े होकर तमाशबीन बने रहे। लेकिन नोएडा सेक्टर 150 के पानी और दलदल से भरे 40 फीट गहरे गड्ढे में सिर्फ युवराज नहीं डूबा है, पुलिस तंत्र के साथ साथ सिस्टम पर जनता का भरोसा भी डूब गया है। और डूबा हुआ सिस्टम किस कदर सड़ गल चुका है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जिस शहर के लोग करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हैं, उन्हें आज हम बताएंगे कि फ्लैट के कंक्रीट की तरह सरकारी सिस्टम भी पत्थर दिल बेरहम है। सबसे पहले समझिए कि जिला गौतम बुद्ध नगर या किसी भी जिले में कोई आपदा या इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा होती है तो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डीडीएम में यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। समय समय पर डीडीएमए की बैठकों के जरिए ही पुलिस और दमकल विभाग के लिए एसओपीज और बाकी दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। इस डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान जिला मजिस्ट्रेट के हाथों में होती है। किसी भी जिले में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला अधिकारी यानी डीएम के पास होती है और नोएडा में भी ऐसी ही व्यवस्था है। बाकायदा इसके लिए डीएम समय समय पर मीटिंग लेते हैं और तमाम विभाग जो जुड़े हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, उनको ये बताया जाता है कि किस तरीके के दिशा निर्देश का पालन करना है, क्या क्या एसओपीज होती हैं। लेकिन नोएडा के मामले में सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे। साल 2025 में डीडीएमए की करीब 12 बार मीटिंग होनी थी, लेकिन पूरे साल महज एक बैठक हुई और ये बैठक 18 अगस्त 2025 को बाढ़ के हालात को देखते हुए हुई। डीडीएमए की बैठकों में पुलिस विभाग, दमकल विभाग, नोएडा अथॉरिटी, एसडीआरएफ, चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा, यातायात विभाग और जल विभाग जैसे संवेदनशील विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन जब बैठक ही नहीं हुई तो फिर कैसी संवेदनशीलता? डिजास्टर मैनेजमेंट की इस मीटिंग में तय किया जाता है कि आखिर आपदा की स्थिति में ये टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। इसको आप फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के तौर पे भी कह सकते हैं या फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के तौर पे भी आप जान सकते हैं। ऐसे में न्यूज 24 सीधा सवाल नोएडा की डीएम मेघा रूपम से पूछता है, साल में डीडीएमए की एक ही बैठक बुलाकर शहरवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं अधिकारी। डीडीएमए की बैठकें नहीं होंगी तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दिशा निर्देश कौन बनाएगा? यानी नोएडा प्रशासन की लापरवाही से गई युवराज की जान। सिस्टम कितना बेरहम है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नोएडा की डीएम मेघा रूपम 4 दिन में एक बार भी उस जगह नहीं गई जहां युवराज की मौत हुई। तो क्या डीएम साहिबा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और युवराज की मौत के बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्यों पुलिस और दमकल विभाग 20 मिनट में मौके पर तो पहुंचे,
लेकिन कुछ कर ना सके। न उनके पास संसाधन थे, न ठंडे पानी में तैरने की हिम्मत। 2 घंटे तक वे तमाशबीन बने रहे। अगर समय समय पर जिलाधिकारी स्थिति का संज्ञान लेते और डीडीएमए की बैठकें बुलाकर सिस्टम को दुरुस्त रखते तो शायद युवराज बच जाता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम डिजास्टर की मीटिंग में ये कहा जाता है कि बड़े इक्विपमेंट इन तमाम जितने भी विभाग हैं उनको दिए जाएंगे। डिजास्टर में आपात स्थिति के लिए तमाम विभाग के जितने भी लोग हैं वो तैयार रहेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आई तो सोचिए, ना फायर ब्रिगेड के पास बड़ी सीढ़ी थी, ना ही कोई रस्सी थी, ना ही ऐसे हालात बनते नजर आए कि बोट के जरिए बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और लगातार 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा। तब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। यानी साफ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की पोल इस पूरे हादसे के बाद खुलती नजर आई। यानी जिन विभागों के लिए डीडीएमए को एसओपीज बनानी थी, गाइडलाइंस बनानी थी, नोएडा अथॉरिटी को आदेश देना होता है, उस डीडीएमए की साल में 1 बैठक हुई। शायद अधिक होती बैठकें तो पानी और दलदल के गड्ढों को लेकर समय पर एक्शन ले लिया जाता। और युवराज के घर के पास का ये मॉल का जो बेसमेंट था वो भी शायद भर लिया जाता। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा नजर डाल लीजिए। मान लीजिए आप इस तस्वीर से गुजर रहे हैं तो होगा क्या। सामने यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर आप आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हमने इसलिए दिखाई, यहां पर युवराज का घर है। आगे से राइट लेकर के सीधी सड़क चली जाती, वहां से राइट लेना होता, युवराज का घर आ गया होता। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं वहां ये छोटी सी दीवार है। अब वो गाड़ी, युवराज का घर जो है यानी कि युवराज की गाड़ी राइट नहीं मुड़ती, सीधे चली जाती है जहां पर है 40 फीट गहरा गड्ढा। युवराज के साथ यही हुआ। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए और स्थिति हम आपको साफ करते हैं। यह स्थिति हो गई जिस वक्त फॉग युवराज आ रहे थे, रात का समय, विजिबिलिटी ना के बराबर घना कोहरा। अब सामने वाले को दाएं क्या दिखेगा? वो दाएं, क्योंकि किसी तरीके का कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई वहां पर साइन नहीं है, लेकिन वो युवराज अपने घर राइट नहीं लेता, सीधे वो गाड़ी आगे चली जाती है। 40 फीट गहरा, वहीं पर गड्ढा, छोटी सी दीवार, महज वो एक हादसा नहीं है, ये गड्ढे में जाकर के नीचे गिरती है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मर्डर। और इस मर्डर के खून से हाथ रंगे हैं नोएडा के उन तमाम अधिकारियों के, सिस्टम के, वो सिस्टम जो सोता रहा और इस घटना के होने का इंतजार करता रहा। और ऐसा नहीं है, नोएडा प्रशासन को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला था। अब तस्वीर देखिए, युवराज से पहले एक ट्रक ड्राइवर भी इस गहरे गड्ढे में जा गिरा था, लेकिन प्रशासन तब भी कुंभकर्णी नींद सोता रहा। वही सड़क, वही गड्ढा, वही दीवार, यहां ट्रक। गुरविंदर नाम का ट्रक चालक भी इसी हादसे का शिकार हो गया। 2 जनवरी के दिन घने कोहरे के चलते गुरविंदर का ट्रक सीधे गड्ढे में गिर गया, क्योंकि मौके पर कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं था, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। युवराज ने तो राइट जाना था, वो ट्रक सीधा जा रहा था, ट्रक सीधा जा गिरा। युवराज की मौत के मामले में अब कार्रवाई तेज होती दिख रही है। अब कार्रवाई तेज होती दिख रही है। आज बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्डर की गिरफ्तारी हो गई। अभय कुमार एमजेड वेस्ट टाउन का मालिक है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में दूसरा नाम बिल्डर मनीष कुमार का है, जो अभी फरार बताया जा रहा है। और नोएडा पुलिस मनीष की तलाश में जुटी है। वहीं युवराज की मौत के मामले में गठित की गई एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। आज एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर घटनास्थल पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से जुड़े अफसर, तमाम लोग पहुंच गए। अपने अपने स्तर पर अब अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं।
चीफ इंजीनियर साहब जो है सभी लोग जो है देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। आगे बढ़ते अब बात करते हैं बीजेपी के उस भारी भरकम अर्थतंत्र का विश्लेषण करते हैं जिसके दम पर पार्टी लगातार पिछले 11 सालों से लोकसभा और कई राज्यों का विधानसभा चुनाव धड़ल्ले से जीतती जा रही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता तो यहां तक दावा करते हैं कि उनकी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, लेकिन पार्टी की ओर से शायद ही कभी खुले मन से यह दावा किया गया हो कि उनकी पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा धन और संसाधन का इस्तेमाल करती है। चुनावों में बीजेपी के खर्च का जो बही खाता खुला है, उसमें से तो जो लेखा जोखा सामने आया है वो आपको हैरान कर सकता है। दरअसल बीजेपी ने चुनावों में सियासी दलों के खर्च और कमाई दोनों ही मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीजेपी ने 3,335.36 करोड़ रुपए सिर्फ चुनावों पर खर्च किए, जो कांग्रेस के 896.22 करोड़ रुपए के खर्च से लगभग 4 गुना ज्यादा है। अब इस दौरान देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के अलावा 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई उपचुनाव हुए थे। बीजेपी का यह खर्च ना सिर्फ कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा है, बल्कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में हुए चुनावों के दौरान खुद बीजेपी ने जो खर्च किए उससे भी 2.5 गुना ज्यादा है। 2019-20 के दौरान बीजेपी ने 70वीं लोकसभा और 7 विधानसभा चुनावों के दौरान 17th और 7 विधानसभा चुनावों के दौरान 1,352.92 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी महज 5 साल में ही बीजेपी का चुनावी खर्च लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी का चुनावी मॉडल अब कहीं ज्यादा धन संसाधन संपन्न और आक्रामक हो चुका है। साथ ही यह भी बताता है कि बीजेपी ने चुनावों में जो खर्च किया वो ना सिर्फ उसके ही पिछले रिकॉर्ड तोड़ता है, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर रहा है। करीब 18 करोड़ सदस्य, देश के हर जिले में अपना आलीशान ऑफिस, मजबूत जमीनी कैडर और केंद्र के साथ साथ 20 राज्यों में सरकारें। ये बातें बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बनाती हैं, लेकिन इस बड़ी पार्टी का एक स्याह सच भी है जो शायद ही हर आम शख्स जानता हो। वो ये कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास अकूत धन और लगभग हर तरह का संसाधन है, तभी तो चुनावों में पानी की तरह धड़ल्ले से पैसा बहाती है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने चुनावी खर्च, प्रचार मशीनरी और पार्टी की बढ़ती आर्थिक ताकत की ऐसी तस्वीर पेश की है जो भारतीय राजनीति में अब तक शायद ही कभी इतनी स्पष्ट दिखी हो। शुरुआत 2014 से करते हैं, जब पहली बार नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी में जब से मोदी युग की शुरुआत हुई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बीजेपी ने तकरीबन 923 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2015-16 में 359 करोड़, 2016-17 में 606 करोड़, 2017-18 में 567 करोड़, 2018-19 में 792 करोड़ और 2019-20 में 1,352 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। यहां लोकसभा चुनाव और उसके पिछले साल के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए
तो सिर्फ 2 वित्तीय वर्षों में ही बीजेपी तकरीबन 2144 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर चुकी है। लेकिन खर्च करने की ये रफ्तार यही नहीं रुकी। साल दर साल हुए चुनावों में बीजेपी के खर्च का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। 2020-21 में बीजेपी का जो चुनावी खर्च 421 करोड़ रुपए था, वो 2021-22 में बढ़कर 645 करोड़ हो गया। अगले साल 2022-23 में यह बजट 1000 करोड़ को पार करते हुए 1092 करोड़ पर जा पहुंचा, जो 2023-24 में बढ़कर 1754 करोड़ रुपए हो गया। इसके अगले साल यानी 2024-25 में तो इसमें मानो पंख लग गए और पार्टी ने 3335 करोड़ से भी ज्यादा रुपए चुनावों में खर्च कर डाले। यहां प्री लोकसभा इलेक्शन और इलेक्शन ईयर मिलाकर कुल खर्च 5089.42 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा, जो कि पार्टी के सभी खर्चों का 88% बनता है। 2 वित्तीय वर्षों का बजट जोड़कर आपको इसलिए बताना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होते हैं और चुनाव सिर्फ मतदान के दिन या फिर आचार संहिता लागू होने के बाद ही नहीं लड़े जाते, बल्कि उसकी तैयारी साल भर पहले से शुरू हो जाती है। और इस दौरान बीजेपी ने कहीं भी और कभी भी खर्च में कोई कोताही नहीं बरती। ये तमाम आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जो अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी, उसके मुताबिक हैं। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के तहत सभी राजनीतिक दलों को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है और 20,000 से ज्यादा के हर चंदे का हिसाब देना होता है। इसके बाद चुनाव आयोग इन रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है, जिससे जनता को पार्टियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने 2024-25 में जो 3335 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, उसमें से 68% हिस्सा सिर्फ चुनाव और सामान्य प्रचार पर खर्च हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2257.05 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन और प्रचार पर खर्च हुए, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबसे ज्यादा खर्च 1124.96 करोड़ और अन्य माध्यमों से विज्ञापनों पर 897.42 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर यात्रा पर खर्च 583.08 करोड़ और उम्मीदवारों को 312.90 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा पार्टी कर्मचारियों पर 74.34 करोड़ रुपए शामिल हुए, जिसमें 69.07 करोड़ रुपए वेतन और 5.27 करोड़ रुपए कर्मचारी कल्याण योजनाओं पर शामिल है। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने तकनीक, मीडिया और तेज प्रचार को अपने चुनावी अभियान का सबसे अहम हथियार बनाया है। साथ ही ये भी बताता है कि पार्टी का चुनावी अभियान अब सिर्फ राजनीतिक रणनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक विशाल आर्थिक अभियान का रूप ले चुका है। इसे ऐसे समझिए, 2024-25 के वित्तीय वर्ष के दौरान लोकसभा चुनाव के साथ साथ पहले अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव हुए थे। इसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों का नतीजा आपको पता है। जम्मू कश्मीर और झारखंड छोड़कर हर जगह बीजेपी को सत्ता मिली। जाहिर है बीजेपी की ऑडिट रिपोर्ट ये साफ संकेत देती है कि भारतीय राजनीति में चुनाव अब सिर्फ विचारधारा और मुद्दों की लड़ाई नहीं रह गए, बल्कि ये हजारों करोड़ रुपए के संसाधनों की जंग बन चुके हैं। बीजेपी का बढ़ता चुनावी खजाना जहां उसे एक मजबूत बढ़त देता है, वहीं ये सवाल भी खड़े करता है कि क्या भविष्य की राजनीति में आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। ऐसे में क्या दूसरे दल बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? जवाब आपको ना में ही मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ना सिर्फ खर्च करने में अव्वल है, बल्कि उसकी कमाई भी दिन दूनी रात चौगनी की तरह बढ़ती जा रही है। 2023-24 में पार्टी की आय जहां 4340.47 करोड़ थी, वहीं 2024-25 में बढ़कर 6769.14 करोड़ रुपए हो गई। यानी एक ही साल में पार्टी की आय में करीब 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई। 2024-25 में बीजेपी की कुल कमाई 6769.14 करोड़ रुपए रही।
2024-25 वो पहला साल था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद भी बीजेपी को मिलने वाले दान में कमी नहीं आई, बल्कि जो चंदा था वो 54% बढ़कर 6124.85 करोड़ पहुंच गया। इसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए दान का हिस्सा 61% रहा। इससे पता चलता है कि बॉन्ड स्कीम खत्म होने के बाद भी बीजेपी की फंड जुटाने की जो क्षमता है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने इस वित्तीय वर्ष में पुराने अखबार बेचकर 2,26,000 रुपए से ज्यादा की कमाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक बीजेपी का क्लोजिंग बैलेंस 12,164.14 करोड़ था, जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 9,996.12 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल यानी 2024 में 7,113.90 करोड़ था। यानी सिर्फ एक साल में पार्टी के नकद भंडार में लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया, यानी कि वो बढ़ गया। तो ये अर्थतंत्र का सत्य था। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात आपसे। इजाजत दीजिए, छोड़ जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।